नमस्कार, समय वर्ल्ड वॉच का है। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बात जारी एक बहुत बड़े टकराव की। मध्य पूर्व, जी हां, मिडिल ईस्ट की धरती जंग की भयंकर आग में झुलस रही है। ये आप सब जानते हैं। 13-14 दिन हो गए हैं। हर पल संघर्ष की लपटें और तेज होती जा रही हैं और पूरी दुनिया इस वैश्विक टकराव की कगार पर खड़ी हो गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग 13वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और हालात हर घंटे, हर समय के साथ ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा। ये लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों तक या 3 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है। एक तरफ इजराइल है जो अपने अस्तित्व और सुरक्षा की लड़ाई की बात करते हुए मैदान में कूदा हुआ है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो सीधा मोर्चे पर आने के साथ साथ अपने कट्टरपंथी सहयोगी संगठनों को भी मैदान में उतार रहा है। बताते चले, हिजबुल्लाह ने एक साथ करीब 200 मिसाइलें इजराइल की ओर दाग दी हैं। यह हाल फिलहाल का घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट के इस संग्राम, इस महायुद्ध से संबंधित। लेकिन यह कोई साधारण हमला नहीं है जो हिजबुल्लाह ने किया, बल्कि एक आक्रमण संदेश है कि ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल को कई दिशाओं से घेरने की साजिश पर काम कर रहा है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 179 लोग घायल हुए, जबकि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 2745 लोग जख्मी हो चुके हैं। यानी साफ है कि युद्ध की आग अब आम नागरिकों तक पहुंच चुकी है। सवाल यह कि क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में हमले और ज्यादा भीषण होने वाले हैं? वहीं दूसरी तरफ ईरान भी लगातार आक्रामक दावे कर रहा है। अटैक भी लगातार जारी है। ईरानी सेना का कहना है कि उसके ड्रोन हमलों ने इजराइल के अहम सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। आपको बता दें कि पालमचिम एयरबेस और ओवड एयरबेस, ओडा एयरबेस जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले का दावा ईरान की तरफ से किया गया। इस बीच एक महत्वपूर्ण जगह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसकी रणनीतिक अहमियत भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया के LNG निर्यात का लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता है और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। माइंस बिछा दी गई हैं, ज्यादातर खेप कतर से आती हैं। ये जो मार्ग है इनफैक्ट पूरा, वो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के नियंत्रण में माना जाता है, यानी IRGC के, और इसी कारण इसे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में गिना जाता है। इससे संबंधित क्या अपडेट्स है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को करारा जवाब देंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या यह जंग पूरे पश्चिम एशिया को आग में झोंकने जा रही है? क्या उस दिशा में मामला बढ़ चुका या बढ़ेगा, वो भी समझेंगे। आज की बहस का केंद्र यही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग तेज है, उसका असर भारत में भी बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पर सिलेंडर इत्यादि की खबरें आप सुन रहे हैं और जो तमाम अफवाह उड़ रही हैं उसको लेकर भी तमाम जानकारी आ रही है। इस बीच जो हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, वो लोकसभा में बोल भी रहे हैं। इस पर क्या कह रहे हैं जरा देख लीजिए। Moved government offices to 4-day work week, ordered 50% of public employees to work from home, cut fuel allowances for official vehicles by half, and taken 60% of government vehicles off the road. This country has experienced the largest single fuel price increase in its history, with petrol up approximately 20% in a week. In another neighbor has closed universities early and brought forward the Eid al-Fitr holidays to save fuel. Countries in Southeast Asia have also had to take energy rationing and conservation measures. Honorable Speaker, sir, India's crude supply position is secure and volumes secured exceed what the Hormuz would have delivered. Before the crisis, approximately 45% of India's crude imports transited through the Hormuz route. Thanks to the Honorable Prime Minister's outstanding diplomatic outreach and goodwill, India has secured crude volumes that exceed what the disrupted Strait of Hormuz could have delivered in the same period. Non-Hormuz sourcing has risen to approximately 70% of crude imports, up from 55% before the conflict began.
India sources crude from 40 countries as against 27 in 2006 and 7. This structural diversification, built through sustained policy over successive years, has given us options that other nations find themselves without. Refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. Additional allocation of PDS kerosene has been issued to all the states. Honorable Speaker, sir, natural gas supply has been managed through prioritized allocation and the position is stable, well beyond immediate need. India produces approximately 90 million metric standard cubic meters per day of natural gas domestically. A further 30 million metric standard cubic meters per day was previously imported through Gulf sources, now affected by the force majeure declaration of a major Qatari processing facility. The force majeure declaration, the Natural Gas Control Order issued on 9th March 2026 under the Essential Commodities Act established an immediate priority sequence. Domestic pipe gas goes to homes and CNG for vehicles receives 100% supply with no cuts. Industrial and manufacturing consumers will receive upon 80% of their previous 6 months average. Fertilizer plants will receive up to 70%, protecting the agricultural input chain ahead of the sowing season. Refineries and petrochemical units absorb a managed reduction with the House that the shortfall has been substantially upward through alternative procurement. Large LNG cargoes are arriving on an almost daily basis through alternative supply routes, and India has sufficient gas production and supply arrangements to sustain this position even in the event of a prolonged conflict. Power generation for every household and for industry is fully protected. Honorable Speaker, sir, it should be noted that India was previously importing approximately 60% of the LPG requirements from Gulf countries such as Qatar, UAE, Saudi Arabia and Kuwait, and 40% is produced domestically. Procurement has now been actively diversified, with cargoes being secured from the United States, Norway, Canada, Algeria and Russia, in addition to Gulf sources. The LPG control order issued on 8th March 2026 directed all refineries to maximize LPG yields and channel the entire output of C3 and C4 hydrocarbon streams comprising propane, butane, propylene and butenes exclusively to the 3 oil marketing companies for domestic cooking gas. Hence, in the last 5 days, LPG production has been increased by 28% through refinery directive, and further procurement is actually underway. Modi government's foremost priority is that the kitchen of India's 33 crore families, especially the poor and the underprivileged, do not face any shortage. Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. The standard time for booking to delivery for domestic LPG cylinders remains 2.5 days, unchanged from pre-crisis norms. Hospitals and educational institutions have been placed on uninterrupted priority supply, and their access to LPG is fully assured regardless of broader demand conditions. Field reports indicate hoarding and panic booking at the distributor and retail level, driven by consumer anxiety rather than any actual supply shortage. The House should be clear on this. The rush booking pressure in some localities reflects a demand distortion, not a production or supply failure. Delivery authentication code coverage is being expanded
from 50% to 90% of consumers under this system. A cylinder can only be logged as delivered when the consumer confirms receipt through a one-time code on their registered mobile, making undocumented diversion effectively impossible to conceal. A 25-day minimum booking period has been introduced as a demand management measure in urban areas and 45 days in rural and Durgam Kshetra areas. OMC field officers and the anti-adulteration cell are coordinating enforcement at the distributor level. The Home Secretary has shared a meeting with Chief Secretaries of all states to align state-level administration with the Central Supply and Information Framework. Commercial LPG has been regulated to prevent black marketing, not to penalize the hospitality sector. Commercial LPG is sold in a completely deregulated, over-the-counter market at market price without any government subsidy. There is no registration system, no booking requirement, no digital authentication, and no delivery confirmation mechanism. Any business or individual can purchase cylinders in any quantity at the point of sale with no government control in normal times. In a supply-constrained environment where public anxiety is elevated, this deregulated structure creates a direct and uncontrolled pathway for hoarding, diversion, and resale at inflated prices. Had commercial supply have been diverted to the grey market at the expense of genuine commercial consumers and domestic households alike, the government has therefore taken the responsible course to regulate this channel with clear priorities and a transparent allocation mechanism. A three-member committee comprising executive directors from IOCL, HPCL and BPCL was constituted on 9th March 2026. Extensive meetings have been held and state civil supply departments and restaurants associations across the country and are continuing. The committee has assessed genuine need by geography and sector to ensure available commercial volumes reach commercial LPG requirement is going to be supplied from today by OMCs in coordination with the state government so that there is no hoarding or black marketing. Honorable Speaker, sir, alternate fuel options are being activated to ease pressure on LPG and gas channels. Kerosene is being made available through retail outlets and PDS channels, and fuel oil is being made available for industrial and commercial consumers. The Ministry of Environment has advised state pollution control boards to permit for the duration of this crisis period the use of biomass, RDF pellets and kerosene coal as alternate fuels for the hospitality and restaurant segment for 1 month, which would enable wider range of establishments to switch and free of LPG for priority consumers. Consumer prices have been shielded from global market conditions. Despite the Saudi contract price rising 41% between July 23 and March 26, the PMUY beneficiary price has fallen 32 cents in the same period and per percent and stands at rupees 613 per 14.2 kilogram cylinder in Delhi. The non-subsidized consumer price stands at rupees 913 following the recent rupees 60 adjustment against a market-determined price of approximately rupees 987. Of the rupees 134 per cylinder adjustment required by prevailing global market conditions, the government absorbed rupees 74. The effect तो देखिए पूरा जो महासंग्राम मिडिल ईस्ट का है उसका असर किस पैमाने पर हिंदुस्तान में भी पड़ रहा है वो आप देख रहे हैं। संसद में हरदीप सिंह पुरी जी जो कि हमारे पेट्रोलियम और जो गैस के मिनिस्टर हैं वो सफाई दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे पास है पर्याप्त कच्चा तेल, लेकिन जो संग्राम वहां पर छिड़ा हुआ है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। 13 दिन हो गए हैं
कुछ कम होता नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट ये विस्फोट बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ, जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ अरविंद तेजवात जी हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हम सभी से बात करेंगे, लेकिन कमांडर भूषण दीवान सर, एक ओपनिंग रिमार्क आपका हो जाए। 13 दिन हो गए हैं, ट्रंप के बयान की बात बहुत जरूरी। ट्रंप ने यह कहा कि हम युद्ध जीत चुके हैं। ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है क्या सर, ये जरा बताइए, क्योंकि शायद अब ट्रंप युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं, शायद इसलिए वो कह रहे हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं। इस प्रकार की चीजें कब शुरू होती हैं युद्ध के मैदान में सर? वो तो सही है, वो तो इसलिए ही कह रहे हैं, पर अब वो अगर ये कह के और हट जाए वहां से तो बहुत बुरी तरह नाक कटेगी अमेरिका की, ट्रंप साहब की भी। इसलिए मुझे को तो ये लग रहा है, काफी मेरा खुद का आंकलन ये है कि उनकी कुर्सी ना हिले, अमेरिका की नाक ना कटे, ट्रंप की नाक ना कटे। मुझे तो लगता है वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस, आर्मी को, ये स्पेशल फोर्सेस, डेल्टा फोर्स को उतार देंगे तेहरान में। उससे उनको दो हफ्ते और 3 हफ्ते और हो सकता है शायद ईरान पे काबू पा ही लें। वो 400 किलोग्राम जो यूरेनियम निकाल पड़े, कुछ कर पाए। तो ये एक गैम्बल, उनका जुआ गैम्बल खेलने की बात होगी। मुझे लगता है अभी कहने से कुछ नहीं होता है, विड्रॉ कर जाएंगे तो बुरी किरकिरी होगी। इसलिए शायद 2 हफ्ते और टाइम है, तो दलदल में फंसने वाली बात, पर ये वो रिस्क ले लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है सर, ओके, प्लीज बने रहिएगा। अरविंद जी भी हमारे साथ है। अरविंद सर, आप किस प्रकार से देख रहे हैं, 13 दिन हो गए सर, अब किस दिशा में बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट का ये पूरा महासंग्राम जिसको हम संज्ञा दे रहे हैं, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या ये आपको अगले 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर समाप्त होता दिख रहा है कि अभी और बढ़ेगा ये, और देश इसमें इन्वॉल्व होंगे? आशीष, जहां तक मेरा ख्याल है जी, मुझे लगता नहीं कि ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली चीज है, क्योंकि दीवान साहब इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि युद्ध ये जो है वो अलग अलग चरणों में होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। तो जो पहला स्टेप था जिसमें उन्होंने मिसाइल फायर्स और जो एकदम तेजी आई थी, वो हम देख सकते हैं। तो एक तरीके से कहना चाहिए कि पहला चरण खत्म हो गया है। अब दूसरे चरण में अब ये है कि युद्ध धीमा धीमा चलेगा, पर मेरा ख्याल है कि ये लंबा चलता रहेगा। जैसा कि ईरान ने पहले से ही एकदम क्लियर कर दिया था कि अमेरिका भले ही लड़ाई शुरू कर दे, पर इसे खत्म करना ईरान के हाथ में होगा। और जब ये कह रहा था तो उसका ये था कि ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं वो उनके जरिए अमेरिका को लगातार परेशान करता रहेगा। अभी हाल फिलहाल में ही एक अमेरिकन जो ऑयल टैंकर है उस पे हमला हुआ है और उसमें एक भारतीय भी शहीद हुआ है जी। तो ये है कि ऐसे अमेरिका के जितने भी टैंकर्स जाएंगे, इजराइल के टैंकर्स जाएंगे, चाहे वो रेड सी में हो, हॉर्मुज में हो, कहीं पर भी हो, ये जितने भी जो ईरान, जो हॉर्मुज में तो डायरेक्टली जो IRGC के लोग हैं जी, वो करेंगे जी। अशीष साहब, ठीक है सर, आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ मनोज जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मनोज जी, आप किस प्रकार से देखेंगे भाई इसको? क्या ये कहना गलत होगा या सही होगा, ये आप समझाइए कि क्या ट्रंप युद्ध से भागने के बहाने ढूंढ रहे हैं क्या? क्योंकि सामने चुनाव है, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने भी हैं, बहुत बड़े पैमाने पर विरोध झेलना पड़ रहा है US के अंदर भी और दुनिया में भी तमाम प्रकार की बातें होने लगी हैं जब से ये क्राइसिस आनी शुरू हुई। तो क्या ट्रंप का ये कहना कि युद्ध हम जीत चुके हैं, ये बहाने हैं युद्ध से भागने के? और दूसरी चीज़ और इसे मैं ऐड ऑन कर दूँ, अगर आज युद्ध समाप्त हो जाता है तो विजेता कौन? आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ट्रम्प जी का डेली जो है स्टेटमेंट चेंज होते रहता है, हर 5-10 मिनट में अगर उनसे जो भी पत्रकार अगर पूछेंगे तो उनका डिफरेंट स्टेटमेंट आते रहता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ज़्यादा दिन तक ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। वो सोचता है कि हम किसी तरह से जीत जाएं और वर्ल्ड कम्युनिटी ये समझ ले कि बस अमेरिका जीत गया। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है अमेरिका जो है फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही जो है उसका टारगेट क्या था कि वहाँ पे रिजिम चेंज करना। अगर ईरान में रिजिम चेंज नहीं किया तो इसका मतलब अमेरिका का जो गोल था ईरान के लिए वो जो है अचीव नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है अब ये बोल रहा है कि शुरुआती दौर में ही जो वहाँ के लगभग 50 लीडर जो है मारे गए थे, वही जो है हम समझते हैं कि बहुत बड़ी सफलता है। अब जो है अमेरिका का ये स्टेटमेंट आ रहा है, ट्रम्प का ये स्टेटमेंट आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी रूप में छोटा सा ही जीत तो हो सकता है कि वो घोषित कर दे कि हाँ बस मैं जीत गया, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस में जो है बहुत दबाव बन रहा है ट्रम्प पे।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जितना ये ज़्यादा ये युद्ध बढ़ेगा उतना जो है ट्रम्प पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और पॉपुलैरिटी इंडेक्स भी अगर कहें तो ट्रम्प का जो है अमेरिका में धीरे धीरे घट रहा है। और नवंबर में जो इलेक्शन होगा वो बहुत ही डिसिसिव इलेक्शन होगा, क्योंकि इससे जो है जो ट्रम्प का जो पावर होता है अगर वो हार गया तो ट्रम्प का पावर जो है घट जाएगा और महाभियोग भी लगाया जा सकता है बाद में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प जो है बहुत ही अभी जो है वो आपको की स्थिति में है। वो किसी भी समय जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ अमेरिका जीत गया। वहीं जो है इजराइल चाहेगा और वहीं जो है अमेरिका ईरान चाहेगा कि इस युद्ध को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, ओके, आप प्लीज बने रहिएगा। कमांडर भूषण दीवान सर की तरफ एक कमेंट लेना चाहूंगा। सर, क्या ये मान लिया जाए कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी चल रहा है उसमें सारे नल खोल दिए गए हैं, अब कुछ बाकी नहीं है? एक चीज, दूसरी चीज ये कि ये जो युद्ध चल रहा है ये आज समाप्त हो जाए या 2 महीने बाद समाप्त हो, क्या ये माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है और उनके कार्यकाल के खात्मे तक इसका असर रहेगा यूएस में विशेष तौर पर? बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है आप जो कह रहे हैं सारे नल खोल दिए गए हैं, मतलब सारी बंदूकें तनी हुई हैं, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वही कहने का मतलब। जी सर। पर ये भी दूसरा आपका अंकल कहना ठीक है, ये इसका प्रभाव जो है ये एंड तक रहेगा। अगर अभी विड्रॉ करते हैं तो नाक बेइज्जती का प्रभाव रहेगा, जब बेइज्जती हो जाती है तो उसको लीडर को फिर भी गद्दी छोड़नी पड़ती। पर मेरे को एक और ख्याल आ रहा है आशीष जी सर, जिस टाइप से ईगो मास्टर है अपना ट्रम्प, और वो अगर दलदल में फंसने के चक्कर में और अपनी आर्मी को उतार देता है, इराक में आर्मी उतारना अलग बात थी, इराक का जो एरिया है ना वो ईरान से 4 गुना कम है। अच्छा। ईरान का 4 गुना ज्यादा है, और इराक जो है पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट है। ईरान में बड़ी हिल्स है, वो पर्शियन गल्फ 900 किलोमीटर की, अब अंदर जाते हैं जल नबरू मध्य से अंदर जाते हैं तो ऊपर से 400-500 किलोमीटर पूरा कोस्ट पे भी, तट पे भी, समुद्र तट पे भी पहाड़ियां हैं। आप समझ सकते, पहाड़ियों में टैंकों को जाना, फौजियों को जाना बड़ा मुश्किल है। और ईरान का पूरा एरिया 4 गुना, और आबादी डबल हो चुकी है इराक से। अभी आबादी बड़ी होती है यूक्रेन में, कह रहे हफ्ते में खत्म हो जाएगा, रूस तो यूक्रेन को दबा देगा, इसके फंसने के चांस है। तो इसमें क्या है, फिर भी और इसमें फंसेंगे, और तो कहीं ये झटके में आके कुछ ऐसा ही गलत कदम न उठा दें, क्योंकि है तो इस टाइप के आदमी है तो दुनिया को सकते में डाल दें। ठीक है सर, मैं इशारा कर रहा हूँ न्यूक्लियर की तरफ। एग्जैक्टली, मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर भी हम आएंगे सर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज बने रहिएगा। इस ब्रेक के बाद में हमारी सहयोगी शिवांगी इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगी। मैं आप लोगों के साथ मिलती ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे ये जो बहुत बड़ा संकट पूरी दुनिया पर तेल गैस का पड़ा है वो किस दिशा में जा रहा है। क्या ये माना जाए कि आर्थिक तबाही के दरवाजे यहां से खुल रहे हैं? अगर ये लंबा खींचता है तो